चल रही बाजारों में ऐतिहासिक क्लोजिंग और आज कुछ नए ऐतिहासिक स्तर छूने और देखने को आप और हम हैं बेताब। खुलते ही लाइफ टाइम हाई बनने के पूरे आसार, सेंचुरी मारने की तैयारी निफ्टी की। तो आइए एक ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन के लिए और जून सीरीज की शुरुआत के लिए हो जाइए हमारे साथ तैयार है। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, इस पूरी सीरीज जो अभी खत्म हुई है मे की, आपने हर बार भरोसा जताया है कि डिप पर खरीदना है, डरना नहीं है, बाजार के एक्शन का पूरा फायदा उठाना है और इसी एक्शन का आज बड़ा रिजल्ट आते हुए दिख सकता है। सर, नया हाई बताएं, आज के लिए आपको ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं? बिल्कुल, ट्रिगर्स दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन आते दिख रहे हैं। दीप, कल 3:30 बजे जब हम बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स लगभग 20 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। उसके विपरीत अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। भले S&P और नेस्डेक सपाट बंद हुए हों, लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े जो घटकर आए उससे इकोनॉमी में जो कॉन्फिडेंस आया वो डाउ की 150 पॉइंट की तेजी में आपको नजर आएगा। न सिर्फ वो कॉन्फिडेंस आया, वो डाउ की 150 पॉइंट की तेजी में आपको नजर आएगा। न सिर्फ वो 150 पॉइंट की तेजी, 150 पॉइंट के आसपास की ही उछाल आपको डाउ फ्यूचर्स में भी नजर आएगी। तो यानी कि करीबन 300-350 पॉइंट की तेजी को आपको डिस्काउंट करना है अमेरिकी बाजारों की, जो आज के लिए सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार संकेत है। और अगर लाइफ टाइम हाई हम छूते हैं और पार निकलते हैं तो उसकी सबसे बड़ी क्रेडिट आज इन दमदार ग्लोबल संकेतों को जानी चाहिए। दूसरा, सन फार्मा और आयशर के मिले जुले नतीजे रहे हैं। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट्स हैं निफ्टी में, लेकिन वायदा कारोबार की 3 और कंपनियां जिसमें ग्लेनमार्क भी है, अपने नतीजे आज पेश करेंगी। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक है। जो मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो दवाएं हैं, उनमें जीएसटी की दरें घटने की पूरी संभावना है। कोरोना के मामले को देखते हुए ये घटेगी। लेकिन एक और बड़ा और पॉजिटिव ट्रिगर जो आता दिख रहा है, बड़े लंबे समय बाद 1.5 महीने के सबसे कम आंकड़े आते दिखे। 1,80,000 के नीचे कोरोना का आंकड़ा। और आमतौर पर सोमवार मंगलवार के आंकड़े हम कम भरोसा करते हैं क्योंकि वीकेंड पर टेस्टिंग कम होती है, लेकिन बुधवार और गुरुवार को भी स्पेशली और शुक्रवार को अगर आपको आंकड़े कम देखने को मिले तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले कि कोरोना का कहर खत्म भले ही ना हुआ हो, कम जरूर होता दिख रहा है। तो दीप, ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस आज के सेशन में आपके लिए। तो 2 बड़े ट्रिगर पॉजिटिव साइड पर, एक ग्लोबल मार्केट्स, दूसरा कोरोना के घटते आंकड़े, ये आपके लिए आज की तैयारी। जी दीप। बिल्कुल सर, तो 2 बेहद पॉजिटिव ट्रिगर्स आज बाजार के लिए आते हुए दिख रहे हैं। 1.5 महीने के निचले स्तर पर हैं नए कोरोना के मामले सर, और आज ऑलमोस्ट 2.5 महीने के बाद नए हाई की भी तैयारी है। तो अगर इन फैक्टर्स का सपोर्ट है और नया हाई आते हुए दिख सकता है तो मार्केट का एक्शन कैसा रहेगा सर? और पिछली बार जब 16 फरवरी को हाई बनाया था और आज अगर हाई बनता है तो दोनों सेटअप्स में सिमिलैरिटीज या फिर डिफरेंसेस आपको क्या दिख रहे हैं? उस हाई से इस हाई में क्या फर्क पड़ा है बाजार में? दीप, देखिए, समानता तो एक ही है दोनों, और तब और अब के हाई में। तब भी हाई इसी उम्मीद में बना था कि कोरोना का कहर खत्म हो चुका है, अब लाइफ बैक टू नॉर्मल है, जो होती हुई दिख भी रही थी। जनवरी फरवरी के महीने में सब लोग निश्चिंत हो गए थे और लगा था कि कोरोना लगभग जा चुका है और अब वो समय आपको देखना नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट सोचना भी हमने बंद कर दिया था कि क्या वाकई में कोरोना की दूसरी लहर भी आ सकती है, और वो भी इतनी बड़ी आ जाए जो कि पहली लहर से ज्यादा खतरनाक हो जान लेने के मामले में। वो अंदाजा नहीं था और तब हमने 15 और 16 फरवरी को लाइफ टाइम हाई बनाए थे। और अब भी वही सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना की दूसरी लहर भी जाने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस है। हालांकि वो कॉन्फिडेंस जो पूरी खत्म होने वाला जो कॉन्फिडेंस फरवरी के मध्य में था, वो आज नहीं है। आज अभी भी डर बरकरार है और ये एक पॉजिटिव साइन है। पिछली बार हम लापरवाह और कॉन्फिडेंट हो गए थे कि सब कुछ ठीक है, इस बार हम सावधान हैं। दूसरी के बाद तीसरी और चौथी लहर का भी खौफ, डर, अलर्टनेस कहीं न कहीं हमारे दिमाग में पीछे है और ये एक अच्छा संकेत है। इस वजह से आप ये देखेंगे कि दोनों में समानता अगर आप देखेंगे तो इस समानता में एक सबसे बड़ी बात यही है कि दोनों वक्त आपके लिए कोरोना का डर कम होना, खत्म होना पहला। दूसरी समानता ये कि ग्लोबल मार्केट्स तब भी मजबूत थे, ग्लोबल मार्केट्स अब भी मजबूत हैं। तो ये तेजी दुनिया भर के बाजारों से आती दिख रही है। अकेले हम नहीं है जो लाइफ टाइम हाई पर हैं, हम तो अब पहुंच रहे हैं। हमारे से पहले दूसरे बाजार भागकर पहुंच चुके थे, हमें कोरोना की वजह से दबे हुए थे, लेकिन जैसे कोरोना से संकेत थोड़ी राहत के आने शुरू हुए, देखिए हम भी लाइफ टाइम हाई पर आ गए। तो 2 बड़े संकेत साफ है। लेकिन इस बार की लाइफ हाई में जो सबसे बड़ा और अलग संकेत है वो है लाइफ हाई बनाया किसने।
और इस बार मैं हिंदुस्तान के सारे इन्वेस्टर्स, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, एचएनआई इन्वेस्टर्स को, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चलाने वाले फंड मैनेजर्स और ब्रोकर्स को मैं ये बधाई देना चाहता हूं कि इस बार लाइफ टाइम हाई उन्होंने बनाया है। ये बड़ा परिवर्तन हुआ है इस बार, जो आपको हमें समझना और देखना चाहिए कि पहली बार ये कहते हैं कि वो बाजार में तीसरी महाशक्ति के तौर पर रिटेल इन्वेस्टर उभर कर आए, क्योंकि पिछली बार की जो लाइफ टाइम हाई बनी थी पूरा कंट्रीब्यूशन एफआईज की तरफ से था। घरेलू फंड भी कुछ हद तक खरीदारी कर रहे थे, कम कर रहे थे, लेकिन घरेलू फंड से कभी लाइफ टाइम हाई बना नहीं, तो एफआईज की खरीदारी से बना है। पिछली बार भी यही हुआ, 15-16 फरवरी को जब आपने लाइफ टाइम हाई बनाया, एफआईज दमदार पैसा लगा रहे थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब एफआईज और घरेलू फंड्स का कंट्रीब्यूशन नहीं के बराबर है, नेगेटिव साइड पर है, उसके बावजूद रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी ताकत दिखाई है और लाइफ टाइम हाई बनाया। तो लीडरशिप ये बदली है और ये एक बहुत 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 बड़ा चेंज है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि पिछली बार के लाइफ टाइम हाई में जितने पैसे आपके नहीं बने होंगे उतने पैसे इस बार के लाइफ टाइम हाई में बने, क्योंकि इस बार के लाइफ टाइम हाई में दो बड़ी बातें हुई दीप। एक तो सबको खरीदने का मौका मिला है, दूसरी बात यह कि आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जहां हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसा लगाते हैं, जिसकी वकालत हम लगातार कर रहे थे मार्च के अंत से। अप्रैल और मई ये 2 महीने सिर्फ और सिर्फ मिड कैप शेयरों के नाम रहेंगे, स्मॉल कैप शेयरों के नाम रहेंगे। निफ्टी और सेंसेक्स में मूव रेंज बाउंड रहेगा। बाद में जैसे कोरोना के मामले ठीक होंगे और ये मार्केट बढ़ते नजर आएंगे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर उससे पहले ही कमाल कर देंगे। और उसके पीछे एकमात्र वजह ये थी कि नतीजे दमदार आएंगे। आप देखिए जो पैसा पिछले 2 महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में लोगों का बना है वो गजब का है। और वो कहते हैं ना कि अगर एक तेजी के मार्केट का खात्मा हो और आपके पास पहले से ज्यादा पैसे न हो, यानी कि आपने पैसे नहीं बनाए हो, तो ये मतलब आपके लिए एक बड़ा लेसन है। और अगर आपके पास मंदी का मार्केट और मंदी का मार्केट खत्म हो और वापस ऊपर जाए और उस मंदी के मार्केट में आपकी समझ ना बढ़ी हो, तेजी के मार्केट में आपका पैसा बढ़ना जरूरी है, मंदी के मार्केट में आपकी समझ बढ़ना जरूरी है, तो ही आपने उस बुल रन और बेयर रन को आपने सही में समझा, जाना है और उसका फायदा उठाया है। तो आई एम श्योर जी बिजनेस के दर्शकों ने तो पिछले 2 महीनों में जरूर फायदा उठाया होगा। और बिलीव मी दीप, ऐसी तेजी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की मुझे याद नहीं आता मैंने पिछली बार कब देखी थी। कई बार हुई है, 10-10, 12-12 दिन का हम कुंभ का मेला बोलते हैं वो लगता है, लेकिन इस बार 10-12 दिन का कुंभ का मेला नहीं है, शायद 10-12 हफ्ते का कुंभ का मेला है। गजब का चला है, ये ड्रीम रन है। और ड्रीम रन सिर्फ और सिर्फ हमेशा अब तक जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर डीप चलते थे वो सिर्फ इस वजह से चलते थे कि लार्ज कैप बहुत बढ़ गए, अब कैचअप रैली होनी चाहिए। पहली बार मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अपने फंडामेंटल्स के दम पर चल रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट ठीक होती दिख रही है, मुनाफा गजब आ रहा है, डेट रिडक्शन हो रहा है, बैलेंस शीट की साइज बढ़ रही है, कैपेक्स प्लान का फायदा हो रहा है। तो फंडामेंटल जो चेंज हुए हैं वो बाजार के लिए बहुत बेहतरीन है और वो बाजार में ब्रॉडर पार्टिसिपेशन। एक आंकड़ा आपको और बताऊं, कल कैश मार्केट में अब तक का सबसे लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम हुआ है एक्सचेंजेस पे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रैली, ये तेजी कितनी ब्रॉड बेस्ड है और इसका फायदा इंडियन इन्वेस्टर्स को पूरा मिला है। दीप बिल्कुल सर, और इस पूरी तेजी में आपने इन्वेस्टर्स का हाथ पकड़ा है और लगातार आपने सलाह दी है फोकस कहां करना है, कौन से सेक्टर्स पर करना है और हर डिप पर खरीदारी करनी है, ये भी आपने सलाह दी है। तो जबरदस्त एक्शन रहा है। नई सीरीज की भी शुरुआत हो रही है सर, और उस पर भी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सीरीज के हिसाब से आपका क्या व्यू बन रहा है और कुछ एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट भी आपने ऑब्जर्व करा है जो इस सीरीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो क्या है सर? दीप देखिए, सीरीज की शुरुआत में या यूं कहूं कि पिछली सीरीज के अंत में एफआईज ने हथियार डाल दिए। उनको समझ में आ गया कि हमने पूरी सीरीज वेस्ट कर दी, बिना मतलब हम मंदी में रहे, इतना कोई फायदा नहीं है, सारी मंदी कटी है और कल के सेशन में जमकर कटी है। जो रोल ओवर्स हुए हैं और जो ओपन इंटरेस्ट के साथ हम अगली सीरीज में जाने पहले 1-2 डेटा वो शेयर करना चाहता हूं। निफ्टी में जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 1 करोड़ शेयरों का है, पिछले बार से लगभग 5% ज्यादा, ठीक है, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी के जो रोल ओवर्स हैं वो काफी ज्यादा है, मूड माहौल को देखते हुए 66% था मई सीरीज में रोल ओवर, जून सीरीज में 77%, यानी कि 11% ज्यादा रोल ओवर पर जा रहे हैं। और ये रोल ओवर लॉन्ग साइड पर ज्यादा है, या यूं कहें कि शॉर्ट रोल ओवर कम हुए हैं। बैंक निफ्टी पर 65% से 81% पर जा रहे हैं। कल बैंक निफ्टी ने जो 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी वो कॉन्फिडेंस बढ़ाया है ट्रेडर्स का, और 81% रोल ओवर बैंक निफ्टी के हुए हैं। तो रोल ओवर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के बेहद दमदार हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब एक डेटा जिसे आप 2 तरीके से देख सकते हैं। इस सीरीज की शुरुआत जब हम कर रहे हैं दीप, अब तक की
इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर हाईएस्ट एवर ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट एवर लॉन्ग पोजीशन के साथ एफआईज जून सीरीज में जा रहे हैं, हाईएस्ट एवर 89%। इंडेक्स में एफआईज की जो लॉन्ग पोजीशन है वो 89% पर आ चुकी है। अब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, एफआईज इतने बुलिश हैं जून सीरीज को लेकर, इतने तगड़े लॉन्ग रोल ओवर हुए हैं, इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। 90% के आसपास गजब है। ये तरीका है कि इसका मूड भांपने का। दूसरा तरीका शायद सुनने में अच्छा लगे कि मुझे बताना जरूरी, जो डेटा कहते हैं मुझे बोलना जरूरी है, और वो ये कि एफआईज ने डर के सीरीज के आखिरी दिन जरूरत से ज्यादा अपने शॉर्ट काट भी लिए और शॉर्ट रोल ओवर्स लिए भी नहीं। तो अब ये होगा कि एफआईज की तरफ से जो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 89% पर है ये कम होगी। 80-82% के ऊपर एफआईज कभी इंडेक्स पर लॉन्ग रहते नहीं है, और ऐसे में एफआईज की ये जो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन जो इतनी ज्यादा बनी हुई है ये 10 से 12%, 15% तक नीचे आ सकती है। इसका मतलब ये कि एफआईज की तरफ से थोड़ी बिकवाली होने के आसार पूरे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। वो आज का आज हो जाए, सुबह हो जाए, सेकंड हाफ में हो जाए या सोमवार को हो, 1 या 2 दिन की बात है, लेकिन 1 या 2 दिनों में एफआईज की बिकवाली 100% होगी, क्योंकि इतने देखिए उन्हें एसेट एलोकेशन करना होता है, उन्हें लॉन्ग शॉर्ट रेशियो मेंटेन करना होता है, उन्हें अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना होता है। एक्स्ट्रा मंदी में नहीं रह सकते। 40% के आसपास आएंगे तो उन्हें झक मार कर खरीदना पड़ेगा, जैसा हमने कहा था लेना ही पड़ेगा। वैसे ही 80% के ऊपर आएंगे तो उन्हें अपने इंडेक्स लॉन्ग कम करने ही पड़ेंगे, ये करेंगे। अब बस इसमें फर्क एक ही है दीप, जो पिछली बार और इस बार में, पिछली बार जब भी इस तरह के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईज के ओवरबॉट पोजीशन में हो जाते तो मैं क्लियर कट कहता था जोर से मार्केट एक बार झटका देगा, नीचे आएगा और तब आप वापस से लीजिए। इस बार में फर्क इतना ही है, पोजीशन तो उनकी कम होगी, झटका लगेगा या नहीं वो देखने वाली बात है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि अब तक एफआईज की बिकवाली से झटका लगा नहीं है मार्केट को। तो जिस तरह का मूड माहौल है, मोमेंटम है, हो सकता है एफआईज अपनी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कम भी करे लेकिन बाजार इसे पचा ले। तो फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा ऊपर के लेवल पर आपको कोशिश रहना है, एक बार हल्का सा बाजार नीचे आ जाए। एक और चीज समझिए ना, 14,400 14,500 से नॉन स्टॉप आप 15,400 यानी कि 900,000 पॉइंट की एक तरफा तेजी हुई है बिना किसी साइजेबल करेक्शन के। तो इस बार तो जो हमने 14,500 के आसपास से एक तरफा तेजी देखी है बिना करेक्शन के और 15,500 पर पहुंच रहे हैं, तो 1000 पॉइंट की तेजी के बाद अगले 1-2 दिनों में कभी आपको 200-250 पॉइंट बाजार हल्के होते हुए दिख सकता है और वहां से फिर से रफ्तार पकड़ लेगा। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कहीं कोई चिंता डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डे ट्रेडर हैं या ओवरनाइट ट्रेडर हैं तो आप दिन के अंत में अपनी रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। एफआईज लॉन्ग जरूरत से ज्यादा है, मजबूरी में, बाई चॉइस नहीं है। अगर एफआईज इतने ही बुलिश होते, इतना ही अच्छा मूड होता तो पिछले हफ्ते क्यों भाई रोज रोज बेचे जा रहे थे, रोज रोज बेचे जा रहे थे। तो ये शॉर्ट कटे हैं, शॉर्ट रोलओवर्स नहीं हुए, उस वजह से आपको एफआईज के इंडेक्स लॉन्ग डेटा बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो आज या अगले 1-2 दिनों में ऊपर के लेवल पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रेशर आ सकता है और उसको भी आपको खरीदने में ही इस्तेमाल करना है। तो डरना घबराना नहीं है, खाली हल्का सा एक डेटा नेगेटिव है जो मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है। जी दीप। डेफिनेटली सर, तो डरना घबराना नहीं है, ये तो आप लगातार कह रहे हैं, डिप का फायदा उठाना है ये भी आप कह रहे हैं, पर ऊपर अगर करेक्शन आए तो उसके लिए भी तैयारी रखिए। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर थोड़ा बाजार हल्के होते हैं। चलिए सर, बाजार का एक्शन फिर और समझते हैं। आज के हिसाब से कैसा सेटअप है, क्या क्यूज देख रहे हैं आप? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआईज डीआईज के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत भी न्यूट्रल। सेंटीमेंट और ट्रेंड हमारा पॉजिटिव था, पॉजिटिव है और पॉजिटिव रहने की आगे भी पूरी उम्मीद है। निफ्टी पर सपोर्ट रेंज 15,275 15,315 आज के लिए मजबूत सपोर्ट, बहुत ही नजदीक है। 15,337 पर लाइफ टाइम हाई पर आप बंद हुए, कितना नजदीक सपोर्ट है। उसके नीचे 15,150 15,210 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। गैप से खुलने के बाद अगर गलती से कभी इस रेंज में आ जाए, आएंगे नहीं, आ जाए तो आंख बंद करके खरीदारी करनी है। ऊपर में 15,375 15,425 लाइफ टाइम हाई के आसपास ये पहला लेवल है जहां पर शायद हम खुलने की कोशिश करेंगे। वैसे तो एसजीएक्स निफ्टी की 50 पॉइंट की प्रीमियम निकाल दे तो हम लाइफ टाइम हाई पर ही खुलने की तैयारी कर रहे हैं। जो डेटा निकल कर आ रहे हैं वो एक बार 15,375 15,425 की रेंज है जहां खुलने की हम कोशिश कर सकते हैं। उसके ऊपर 15,475 15,500 ये है प्रॉफिट बुकिंग जोन। बिकवाली की रेंज नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा प्रॉफिट बुकिंग जोन है जहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। बैंक निफ्टी
34,600 34,700 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता कि ये भी टूटेगा। फिर भी एकेडमिक पर्पज से और बैंक निफ्टी है तो नीचे में 34,400 से 34,525 ब्लाइंड बाय जोन है, एकदम खरीदारी करने का, यहां पर आए छोड़ना ही मत। ऊपर में 34 माफ कीजिएगा 34 से अब 35 की तरफ आ गए हम, 35,425 35,575 ये 150 पॉइंट की रेंज है, जहां 35,425 पर रुके, 35,500 या 35,575 पर देखने वाली बात है, लेकिन वहां पर हम पहुंचेंगे एक बार जरूर। उसके ऊपर 35,750 35,875 ये वो रेंज है जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। अब आइए दिन की रेंज आपको बता दूं, 15,275 15,400 15,275 15,400 दिन की छोटी रेंज, 15,200 से 15,400 210 से 15,425 और 15,150 से 15,500 तक की, फिलहाल मैं 15,500 के आसपास तक की जगह देख रहा हूं। दीप ऐसा लग रहा है कि इस आज के हाई के बाद एक बार 15,500 15,600 की रेंज में कहीं जाकर निफ्टी रुकेगा, वहां पर आप 1,000-1,200 पॉइंट की नॉन स्टॉप रैली देखेंगे। फिर एक हल्का करेक्शन आपको चाहिए, एफआईज के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी 90% के आसपास है, थोड़े कम होने चाहिए, वहां से करेक्ट होकर अगर आप वापस से 15,200 15,300 के आसपास आ जाएं, वो करेक्शन पूरा करके फिर रफ्तार पकड़ें और फिर 16,000 की तरफ बढ़ें, ये एक आइडियल सिचुएशन है जो होनी चाहिए। अब होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये होनी चाहिए, ये मैं देख रहा हूं। तो 15,500 15,600 तक इस रन में एक बार जाने की जगह आपके लिए डेफिनेटली है। तो ये आपके लिए निफ्टी की रेंज हो गई। अब आइए बैंक निफ्टी, 34,700 35,425 दिन की छोटी रेंज, 34,600 और 35,575 दिन की मीडियम रेंज, और 34,525 से लेकर 35,750 ये दिन की बड़ी रेंज है। तो ये 3 रेंज है बैंक निफ्टी के लिहाज से जिस पर आपको करना है फोकस। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रहे आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स और साथ ही रेंज जहां पर आपको रखनी है नजर। अब डेटा भी थोड़ा और समझाएं सर। खैर एफआईएस की पोजीशन तो आपने कहा है काफी हाई है, पर इसके अलावा पीसीआर विक्स से क्या समझना चाहिए? पीसीआर विक्स में कोई खास बदलाव नहीं है, और विक्स में थोड़ा सा 5% घट कर आया है, तो कोई खास बात नहीं है, देखते हैं, ठीक है। और आइए इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन अगर आपकी है तो 15,200 अब आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर खींच लीजिए, और सेफ चाहते हैं तो कल वाले ही 15,150 का रखिए, ट्रिगर नहीं होगा। बैंक निफ्टी पर 34,400 में एक दिन और वेट करूंगा, चाहता तो मैं इसको भी ऊपर खींच सकता था, लेकिन मैं एक दिन और रुकना चाहता हूं, थोड़ा दूर है रखिए। मैं नहीं चाहता कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, मैं तो खैर कभी भी नहीं चाहता, आज ही नहीं कभी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी थोड़ा दूर आप ये कह भी सकते हैं कि अरे 700 पॉइंट दूर का स्टॉप लॉस, लेकिन क्या करें, बैंक निफ्टी है ही ऐसा, आसानी से आपको नजदीक के स्टॉप लॉस मिलते नहीं है। तो 34,400 का आज रखिए, कल देखेंगे। शॉर्ट पोजीशन पर 15,450 के ऊपर आपको शॉर्ट काट लेनी चाहिए इंट्राडे में, और क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी निकल जाता है, बंद होता है तो। बैंक निफ्टी 35,300 अब ये आपके लिए है, तो संभावना पूरी है कि बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस तो आपका खुलते ही ट्रिगर हो जाए, और क्लोजिंग भी 35,300 के ऊपर बंद हो तो आप अपनी शॉर्ट को काट ले, ये ज्यादा बढ़िया है। नई पोजीशन कैसे बनानी वो बता दूं आपको। खरीदना है निफ्टी 15,200 के स्टॉप लॉस के साथ, 15,375 15,425 475 500 यहां तक के टारगेट है। अगर 500 पार कर लिया तो 600 तक की जगह खुलेगी, लेकिन फिलहाल में 15,500, क्योंकि 15,431 के ऊपर तो खुला नीला आकाश है, ब्लू स्काई जोन, तो फिर जो चाहे वो है, स्काई इज द लिमिट, वही है, तो वो आपके लिए। दूसरा, जो बेचना चाहते हैं, अब ऊपर का कोई लेवल तो है नहीं, बेचना है किसी को तो अंदाज से बेच दीजिए, और वो अंदाज है 15,475 500 के आसपास का। लेकिन इस बार दीप आज मैंने एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी दी है बेचने के लिए, आप सरप्राइज करेंगे, शायद ये मैं पहली बार ही ऐसी स्ट्रेटेजी दे रहा हूं बेचने के लिए कि आपको कब बेचना है। वैसे तो 15,500 के आसपास बेचे तो ठीक है, लेकिन वहां पता नहीं ना कि वहां रुकेगा नहीं रुकेगा या कहां रुकना चाहिए, क्योंकि नया जोन एकदम 15,431 के ऊपर। तो दूसरा चांस डे ट्रेडर्स, जो एग्रेसिव डे ट्रेडर्स हैं, वो 15,250 के आसपास, ये 15,250 का लेवल टूटता है, बेसिकली कल का लो है 15,272 का, स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूं। इसके नीचे जाने पर कमजोरी का पहला संकेत आएगा, वहां पर आप एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 15,350 का लगाइए, नीचे में 15,210 15,175 15,150। देखिए बेचने में भी एक तो इफ और बट के साथ, और वो भी 15,150 से ज्यादा की जगह नहीं दिख रही मुझे नीचे की तरफ। तो छोटे मुनाफे के लिए अगर आपको करना ही है कि भाई नहीं, जैसे आशु सर के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उन्हें बेचे बगैर मजा नहीं आता और बेचने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते, करेंगे ही करेंगे, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है। अब आइए बैंक निफ्टी
खरीदना है बैंक निफ्टी, आपको आइडियल रेंज खरीदने की है 34,525, 34,700। आएगा नहीं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, चांस कम है, लेकिन लिख के रखिए, अगर आ जाए तब आपको छोड़ना नहीं है। 34,400 का स्टॉप लॉस होगा, 34,950, 35,100, 35,200, 35,275, 425 और 35,500 तक के टारगेट के लिए ये आइडियल सिचुएशन है, जो होगी नहीं। दूसरी तरीका क्या है, आप बैंक निफ्टी सीधा खरीदिए, जैसा कल हमने कहा ना, एग्रेसिव ट्रेडर्स, ये माहौल ही एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी और बिकवाली करने का। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो 34,875 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं माफ कीजिएगा। तो वहां पर स्टॉप लॉस लगाकर आपको खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी में। ऊपर के जो टारगेट बनेंगे दीप, 35,275, 35,425, 35,500, यहां तक का तो रास्ता एकदम साफ है। इसके ऊपर के टारगेट और बैंक निफ्टी को नए जोन में ले जाएगा। 35,575, 750, 800, 875 तक की यात्रा करने के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है। ये आपके लिए खरीदारी करने की राय बैंक निफ्टी पर। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी में, वो शॉर्ट करने का एक चांस ले सकते हैं। 35,575, 35,800 की रेंज में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 35,900 का लगाइए, और 35,500, 425, 35,300, 225 और 35,100, इन सारे टारगेट के लिए एक चांस आप बिकवाली का बैंक निफ्टी में ले सकते हैं। तो यह सारी स्ट्रेटजी आपके लिए दीप आज। ओके, तो ये है पूरा का पूरा आज का सेटअप, किस तरह से आपको बनानी है पोजीशंस। और जैसा अनिल जी ने कहा, शॉर्ट करने के लिए भी आज थोड़ी स्किल लगेगी, तो इन लेवल्स का जरूर आप इंतजार करें। और अगर डिप थोड़ा और ज्यादा होता है तो फिर गिरावट आ सकती है, ध्यान रखेंगे वहां पर। नई सीरीज है सर, तो कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है। जो कल अमर राजा कैनरा थे वो भी अब बैन से बाहर हैं। थोड़ा फंड्स का डेटा भी समझाएं सर, क्योंकि एक्सपायरी थी हमने देखा, तो वहां से क्या समझना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स वायदा कारोबार से आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आज। दीप, फंड के डेटा में तो कल के डेटा का कोई खास महत्व है नहीं, क्योंकि कल दो चीजें थी, एक तो एक्सपायरी भी थी और दूसरा कल वो फुटसी की रीबैलेंसिंग भी थी, तो इसलिए डेटा तो मैं स्किप कर रहा हूँ, कोई मतलब वाली बात नहीं है। एफएनओ के डेटा में, अच्छा डेटा में एक ही काम की बात थी, एफआईएस के डेटा वो आपने पहले से मुझे पूछ ही लिया, अलग से सारा निकलवा ही लिया जो कुछ मुझे आता था। अब रहा सवाल एफआईएस के, ये एफएनओ के डेटा का, 15,300 मेक और ब्रेक लेवल है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है वीकली सीरीज में, मुश्किल से 15-16 लाख शेयरों का, तो कोई खास डेटा है नहीं। 35,000 पे 5-5 लाख शेयर हैं। हाँ, मजे की बात है, एक चीज इंटरेस्टिंग है, हालांकि डेटा छोटे है दीप, लेकिन वो चीज देखने सुनने लायक है। बैंक निफ्टी जो ये वीकली सीरीज, आज से जो वीकली सीरीज शुरू हो रही है 3 जून वाली, मालूम है इसमें क्या है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी के पुट में है 35,000 पर, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी के कॉल्स पर है 35,000 पर। वीकली सीरीज में दोनों ही ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, जो आमतौर पर कम देखने को मिलता है 5-5 लाख शेयरों का ही कम है, लेकिन यानी कि 35,000 के लेवल को लेकर दोनों ही तरफ के ट्रेडर्स कॉन्फिडेंट है। मंदी करने वाले सोचते नीचे आएगा, तेजी करने वाले सोचते ऊपर जाएगा, और एक ही लेवल पर बड़ा उनका फोकस है। सो जब तक 35,000 के ऊपर है तब तक कोई चिंता की बात नहीं। इंटरेस्टिंग डेटा है, डेटा बड़े होते तो मैं हाईलाइट कर ही देता, लेकिन फिर भी बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि आप सीरीज की शुरुआत करें और वहां पर एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आपको पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई। जी दी, बिल्कुल सर, तो इंटरेस्टिंग डेटा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, और 35,000 जिसके ऊपर कल बैंक निफ्टी बंद हुआ है वो भी एक क्रूशियल लेवल रहेगा। आइए फिर चर्चा करते हैं आज कौन से स्टॉक्स हैं खबरों के दम पर एक्शन में, साथ ही ट्रिगर्स क्या हैं। थोड़ी देर में हमारे एक्सपर्ट से पिक ऑफ द सीरीज भी लेंगे, और वरिंदर बंसल भी जुड़ने वाले हैं रिजल्ट एक्सरे के लिए। कुशल, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरें क्या हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले कैश स्पेस से काफ़ी सारे नतीजे आज भी आने वाले हैं, जहां पर वी मार्ट रिटेल, सुंदरम फाइनेंस, इनफैक्ट सुदर्शन केमिकल्स, नेस्को जैसे स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी होगी। साथ ही जीएसटी काउंसिल की जो 43वीं बैठक है आज सुबह 11 बजे संभव है, तो यहाँ पर फोकस बनाकर रखिए। इसके अलावा कैनरा बैंक की पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है, और दीपक फर्टिलाइजर नतीजों के साथ साथ ये भी फंड रेजिंग पर आज अपनी बैठक करेगा। इनफैक्ट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर भी नजर रखिए। 9 रुपये प्रति शेयर के जो अंतरिम डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया था उसकी भी आज एक्स डेट है। कुछ पोस्ट मार्केट नंबर्स आए हैं जिसमें यूको बैंक सबसे पहला है।
आप देखिए इनका जो मुनाफा है करीब 17 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ हुआ है। एसेट क्वालिटी 9.8% से घटकर 9.6% पर आई है। साथ ही कंपनी की जो ब्याज से आई है वहां पर 12.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है और FY22 के लिए यहां पर करीब 3,000 करोड़ रुपए के इक्विटी कैपिटल जुटाने की भी बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। सोलार इंडस्ट्रीज यहां पर भी नंबर्स दमदार साइड पर आते हुए दिखे हैं। मार्जिन 16.5% से बढ़कर 20.7% पर और मुनाफे में भी 82% के उछाल के साथ 91 करोड़ का फिगर आया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स, पर कुछ और अर्निंग्स भी आई थी जो देवांशी के पास हैं। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज आप देखिए सबसे पहले फीनिक्स मिल्स कमजोर नतीजे यहां से आते हुए दिख रहे हैं। जो आय है उसमें करीब 3.5% तक की गिरावट हमें देखने मिल रही है। साथ ही जो मुनाफा है वो 33% तक ऊपर है, लेकिन वो केवल इसलिए क्योंकि अन्य आय का जो फिगर है वो इस बार बढ़ाता हुआ दिखा है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 51% से घटकर 45% पर होते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही मेट्रोपोलिस हेल्थ इस बार ओवरऑल इस सेक्टर में सारे जो नतीजे आते हुए दिखे वो काफी मजबूत हैं। इसके भी नतीजे काफी मजबूत आते हुए दिखे हैं। जो आय है उसमें करीब 40% से ज्यादा के गेन्स आते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है वो 300% तक उछलता हुआ दिखा और साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है वो 88% तक बढ़ता हुआ दिखा है। आज जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, मार्जिन में भी आप नजर कीजिए इस बार 25% से बढ़कर 33% तक के मार्जिन इस बार आए हैं। HEG मिले जुले नंबर्स ओवरऑल आते हुए दिखे हैं। आप देखिए इस बार जो घाटा है वो कम होता हुआ दिखा है। 377 करोड़ से घटा है। 16 करोड़ पे इस बार लॉस कंपनी ने बुक किया है। इसके साथ ही जो आय है वो करीब 0.2% तक बढ़ती हुई दिखी है और साथ ही जो इन्वेंट्री चेंज है उसके चलते ये बदलाव आपको दिख रहे हैं। डिविडेंड 3 रुपए प्रति शेयर का भी ऐलान कंपनी ने किया है। गुडईयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हुए दिखे हैं। बड़ा डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है। जो बिक्री है वो 52% से बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा इस बार 192% का जंप देखने मिल रहा है और साथ ही आप देखिए जो मार्जिन है वो 6% से डबल हो चुके हैं, करीब 12.5% पे आते हुए दिखे हैं। मुनाफा 13 करोड़ से बढ़कर 43 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है स्पेशल डिविडेंड 80 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने ऐलान किया है। इस पर नजर रखते हैं। और साथ ही नवनीत एजुकेशन जहां पे कमजोर नंबर्स आते हुए दिखे हैं इस बार जो बिक्री है वो 14% तक कम है। साथ ही जो मुनाफा है वो भी 42% तक कम आता हुआ दिखा है। लेकिन कंपनी ने बायबैक का ऐलान कर दिया है। 100 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक को मंजूरी दी है, जो कि कल की क्लोजिंग से करीब 14% के प्रीमियम पर है। 50 करोड़ के बायबैक को कंपनी ने मंजूरी दी है। आखिर में केपरी ग्लोबल कैपिटल जहां पे जो मुनाफा है वो 35 करोड़ से घटा है, 27 करोड़ पे आता हुआ दिखा है और जो आय है वो भी करीब 180 करोड़ से बढ़कर 190 करोड़ है। तो ओवरऑल नतीजे बहुत ज्यादा शानदार इस बार नहीं है। इनलाइन डिसेंट नंबर्स इसके भी आए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और नतीजे जहां पर बाजार का फोकस आज बनने वाला है। पर लिस्ट अभी तक खत्म नहीं हुई है, कुछ नतीजे और बाकी हैं जो कुशल दोबारा बता रहे हैं। कुशल बताइए। थॉमस कुक नंबर्स कमजोर, आय 67% गिरी है। मुनाफे से घाटे में कंपनी आती हुई दिखी है। IRB इंफ्रा नंबर्स मजबूत है, हालांकि प्रॉफिट जो है 37% गिरा है 97 करोड़ पर। मार्जिन 41% से बढ़कर 47% पर। और गुजरात पीपावाव यहाँ पर नंबर्स मजबूत हैं, 62% से घटकर जो मार्जिन हैं वो थोड़ी सी कमजोर हैं, पर ओवरऑल नंबर्स मुनाफे में देखिए 20% की ग्रोथ 65 करोड़ पर नंबर आया है और आय में भी करीब करीब 20% का उछाल हमें देखने को मिला है। ओके, ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे। देवांशी, कुछ बड़ी डील्स भी हुई थी कल, कौन कौन सी हैं वो? बिल्कुल, आप देखिए एक बार ग्लोबल स्पिरिट्स इस पर नजर रखनी होगी, जहां पे टेम्पल्टन स्ट्रेटेजिक इमर्जिंग मार्केट्स ने करीब 6 लाख शेयर्स बेचे हैं 342 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही रूपा एंड कंपनी जहां पे GMO इमर्जिंग मार्केट्स फंड ने 15 लाख शेयर्स खरीदे हैं। एपेकस ने भी यहां पे करीब 4 लाख शेयर्स खरीदे हैं 331 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। तो इस पर नजर रखें। और आखिर में टेक सोल्यूशन श्रीराम ग्रुप एग्जीक्यूटिव वेलफेयर ट्रस्ट ने करीब 15 लाख शेयर्स, 16 लाख शेयर्स माफ कीजिए, ये बेचे हैं 72 रुपीज 22 पैसे प्रति शेयर के भाव पर ये शेयर्स बेचे हैं। तो इस पर भी आपको नजर रखनी है। ऑलराइट, तो ये है आज का पूरा खबरों वाला और नतीजों वाला एक्शन। आइए देख लेते हैं इन नतीजों पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजे सबसे पहले आए संसाधना के और यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस CLSA की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा 850 रुपए के लक्ष्य और लगभग सभी रिपोर्ट्स में लिखा है कि आगे जाके जो इनका स्पेशलिटी कारोबार है
यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि इस बार जो है मार्जिन में थोड़ा सा एक गिरावट देखने को मिली है। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 700 रुपए से बढ़ाकर 780 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज हाउस में क्रेडिट स्विस एक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा नेगेटिव नजर आ रहे हैं। इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है 525 रुपए के लक्ष्य के लिए, 700 रुपए की जो है कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा आइशर मोटर्स यहाँ पर भी फोकस रखना होगा। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 3,375 से घटाकर 3,250 कर दिया। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं, 3,011 से लक्ष्य को घटाकर 2,964 रुपए कर दिया है। सीएलएसए ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है 2600 रुपए के लक्ष्य के लिए, 2605 रुपए के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। कैडिला हेल्थ केयर यहाँ पर नजर रखिएगा। जेफरीज की रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया है। अब रेटिंग जो है खरीदारी की राय से बदलकर होल्ड की कर दी गई है। 585 रुपए का लक्ष्य दिया इन्होंने। मैक्वारी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 600 रुपए के लक्ष्य के लिए। सीएलएसए ने खरीदारी की राय दी है 670, 627 जो है कल की क्लोजिंग है। और पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी नतीजे काफी बढ़िया हैं और मान रहे हैं कि अब तक अगर आप देखें तो कंपनी का फोकस जो है ग्रोथ पर था, लेकिन आगे जाकर मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 28,800 से लक्ष्य को बढ़ाकर 30,000 कर दिया है। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य है क्योंकि 31,840 की कल की क्लोजिंग है। मैक्वारी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 23,500 के लक्ष्य ले। गोल्डमैन सैक्स भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से काफी नीचे का लक्ष्य दे रहे हैं। इनफैक्ट बिकवाली की राय दी इन्होंने 17,374 रुपए के लक्ष्य ले। स्ट्राइड्स फार्मा यहाँ पर मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 942 से घटाकर 908 कर दिया है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ग्रोथ वाई ऑन वाई लिहाज से अगर आप देखें तो काफी बढ़िया है, लेकिन तिमाही दर तिमाही थोड़ी सी गिरावट है। जेफरीज अभी भी इस स्टॉक की ग्रोथ पोटेंशियल को लेकर बुलिश है, खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य इन्होंने 3,620 से बढ़ाकर 4,470 कर दिया है। बीपीसीएल पर सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय 510 के लक्ष्य ले, 568 की कल की क्लोजिंग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी नजर रखी होगी। जेफरीज की रिपोर्ट आई है जहां पर यह माना जा रहा है कि पेट्रोकेमिकल्स कारोबार का ग्रोथ आगे जाकर बढ़िया देखने को मिलेगा। 2,580 रुपए का लक्ष्य दिया है, 1,980 रुपए की कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा आज अंत में एक खास रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, टेक्निकल रिपोर्ट आई है सीएलएसए की तरफ से, जहां पर ये कहा जा रहा है कि 11 साल के कंसोलिडेशन के ऊपर अब ब्रेकआउट हो गया है और जो फेब के हाई है 427 रुपए 70 पैसे, अब वो टूटते हुए नजर आएंगे। तो इसका जो अपसाइड अल्टीमेट अपसाइड पोटेंशियल है वो 755 से लेकर 760 के आसपास है। 425 की क्लोजिंग है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी नजर रहेगी। तो ये है सारी रिपोर्ट जिन पर करिए आप फोकस। 427-28 के ऊपर बंद होने पर 760, ये रिपोर्ट बड़ी पसंद आई मुझे। आशीष 428 तो आज बंद हो जाना चाहिए, फिर आज बचा क्या है 427-70 में? अनिल जी, कल हम क्लोजिंग शो में देख भी रहे थे कि कंसेंसस बाय आ रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, तो आज तो निश्चित है कि ब्रेकआउट हो जाएगा और बढ़िया तेजी आएगी अब तो। चलो बढ़िया है, तो आज तैयारी करिए, लगाइए जोर। कल सबने लगाया जोर, हमारे यहाँ पिक ऑफ द सीरीज, पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द वीक सब कुछ आया है। एसबीआई तैयार है बैंकिंग शेयरों की तेजी को आगे बढ़ाने के लिए। तैयार है वरिंदर बंसल नतीजों का पूरा विश्लेषण देने के लिए। वरिंदर रिजल्ट एक्सरे। गुड मॉर्निंग वरिंदर, करिए शुरुआत दिग्गज नतीजों के साथ। मॉर्निंग सर। सन फार्मा इनलाइन नंबर्स, 24.5% मार्जिन आया, एक्सपेक्टेड था 24% आएगा। इंडिया सेल्स अच्छा आया, बट ग्लोबली अभी भी थोड़ी सी तकलीफ है, तो सीक्वेंशियल डिक्लाइन दिखा ग्लोबल स्पेशलिटी सेल्स में। बहुत महंगा स्टॉक नहीं है सर ऑनेस्टली कंपेयर टू अदर फार्मा कंपनीज, तो ठीक है। सो नो तोड़फोड़ नंबर, सन फार्मा इनलाइन। आयशर मैं वीक बोलूंगा सर, वन बिकॉज उसके मार्जिन जो हम सोच रहे थे उससे कम आए हैं बिकॉज ऑफ कॉस्ट प्रेशर्स। 23% मार्जिन था, उसके सामने 21.5 के आसपास मार्जिन आए हैं, और मैनेजमेंट बोल रहा है कि जो वॉल्यूम रिकवरी होगा वो सेकंड हाफ में जाके होगा। मैं वीक क्यों बोल रहा हूँ सर, बिकॉज हम सबको पता है कि जो आयशर है उसका जो वैल्यूएशन है, अगर मैं हीरो या बजाज से कंपेयर करूँ, वो 50 से 60% ऊपर है, प्रीमियम पे है, बट उसने एक्चुअली अंडर परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। इफ आई कंपेयर विद दीज टू कंपनीज, तो नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे और वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा के नतीजे और साथ ही आयशर मोटर्स के। अब आइए वो नतीजे जहां आए अच्छे और वैल्यूएशंस भी है आकर्षक, इसी पर सबसे ज्यादा नजर होती है। वरिंदर बताइए उन कंपनियों के बारे में। सर खुशी है कि आज ये लिस्ट लंबी है थोड़ी सी। आई विल स्टार्ट विद नोसिल। आपको मालूम है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि केमिकल कंपनीज इस बार ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हुआ या एबिटा मार्जिन हुआ कम हो रहे हैं। नोसिल सरप्राइज, आई थिंक इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू अदर केमिकल कंपनीज। ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हुआ, एबिटा इंप्रूवमेंट भी हुआ, सेल्स इंप्रूवमेंट भी हुआ। आप किसी तरीके से देख लीजिए, चाहे वाई ऑन वाई देखिए, चाहे क्वार्टर क्वार्टर देखिए,
52 करोड़ का एबिटा किया कंपेयर टू 37 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर और वायर वाई 36 करोड़। प्रॉफिट भी बहुत अच्छा था सर इसका, 37 करोड़ वर्सेस 22 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं। और ये बहुत महंगा स्टॉक नहीं है, कुछ 20 टाइम 25 टाइम पे ट्रेड करता है FY22 EPS। एक कंपनी सर आई थिंक जिन्होंने उम्मीद नहीं थी बट कहां से नंबर दिए वो मालूम नहीं, वो है जिंदल सॉ। आई थिंक दे रिपोर्टेड द हाईएस्ट एवर एबिटा, 474 करोड़ एबिटा कंपेयर टू 307 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर और 400 करोड़ वाई वाई। मैं देख रहा था कि लास्ट 12 से 16 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट एबिटा इस कंपनी का है। ये कंपनी किसी के ज्यादा रडार पे नहीं थी, तो इसलिए मैं इसको वो स्ट्रॉन्ग में डाला है। और 10 टाइम TTM EPS पे ट्रेड करता है। छोटा कंपनी नहीं है सर, साइज बड़ा है, तो उन्हें 500 करोड़ का एबिटा क्वार्टर में करना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। रेडिंगटन इट्स अ स्लो एंड स्टडी कंपाउंडिंग मशीन सर, जो मैं बोलता हूँ। तो नंबर्स अच्छे आए थे। आपको दिखेगा कि जो मार्जिन है इसके 2.7% वर्सेस क्वार्टर क्वार्टर 2.5% और 2% वाई ऑन वाई। 9 टाइम पे ट्रेड करता है स्टॉक, 9 टाइम पे, तो बहुत ही सस्ता स्टॉक है और अच्छे नंबर्स आए। GSFC में बोलूंगा सर कि नंबर्स अच्छे थे बट इसमें एक वन टाइम गेन था एबिटा में। तो एबिटा में यूरिया सब्सिडी मिली इनको कुछ 87 करोड़ की, तो वो है इस नंबर में। अगर आप उसको निकाल दिए तो नंबर्स ठीक ठीक लगते हैं, अगर उसको रखेंगे तो नंबर्स बहुत अच्छे दिखते हैं। 10 टाइम पे ट्रेड करता है सर, तो बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। एलेकॉन के नंबर, एक्चुअली कैपिटल गुड्स के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं सर इस बार। तो एलेकॉन के नंबर भी 20 टाइम पे जो ट्रेड करता है उसके नंबर्स बहुत अच्छे आए। एबिटा 74 करोड़ वर्सेस 56 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर और 28 करोड़ वाई और वाई। तो आप देखेंगे कि जंप कितना बड़ा हुआ दोनों क्वार्टर क्वार्टर और वाई और वाई। होम बिल्डिंग सेगमेंट सर, मैं बार बार आपके शो पे चैनल में बोल रहा हूँ कि समथिंग मेजर इज हैपनिंग इन द होम बिल्डिंग सेगमेंट। हमने ग्रीन पैनल का बात किया, आज ग्रीन लैम्प और एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए हैं, बहुत ही अच्छे नंबर्स आए हैं सर ग्रीन लैम्प और एवरेस्ट के। ऑफकोर्स मतलब दोनों में बहुत फर्क है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। ग्रीन लैम्प 16% मार्जिन कमाता है, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज 8% मार्जिन कमाता है। बट अगर आप नंबर देखें तो ग्रीन लैम्प के 16% क्वार्टर क्वार्टर और 50% वाई एन वाई एबिटा ग्रो किया है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज 8% मार्जिन कंपेयर टू 5% मार्जिन क्वार्टर क्वार्टर। तो नंबर्स दोनों में इंप्रूवमेंट दिखा है। CRM सर, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स और अभी एग्जीक्यूशन देख रहे हैं फाइनली इनसे आनी हुई और बहुत अच्छे नंबर आए हैं। 80 करोड़ का एबिटा कंपेयर टू 52 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर और 40 करोड़ वाई एन वाई। और हमने देखा कि अभी की 40 करोड़ सर इसका सेल्स ना जून क्वार्टर में 40 करोड़ चला गया था। 40 crore से they have bounced back to 500 crore sales quarter on quarter. So you can see the massive jump which has happened, in CRM. ओके, तो ये है आपके लिए अच्छे नतीजे, वैल्यूएशंस और साथ में यहाँ पर आकर्षक भी। अब आइए फोकस करते हैं कमजोर नतीजों पर। कौन से रिजल्ट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं खराब? सर डिक्सन सर, आई नो कि हाँ भी आउटलुक बहुत अच्छा है, ब्रोकरेजेस बहुत अच्छी हैं, उनका आउटलुक बहुत अच्छा है। बट अगर हम सिर्फ नंबर देखें तो सर नंबर उस तरीके से नहीं आया है जिस तरीके से कंपनी की वैल्यूएशंस है। 80 करोड़ का एबिटा कंपेयर टू 100 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर आया है सर। मार्जिन 4.5% से कम होकर 3.8% हो गए हैं। तो मार्जिन कम हुए हैं, एबिटा कम हुआ है और वैल्यूएशन तो आप सबको मालूम है सर। सो मेरे लिए ये एक कमजोर नतीजे थे। फाइन ऑर्गेनिक सर, मैं बोलूंगा कि ये एक बहुत हाइब्ड केमिकल स्टॉक है, बहुत अच्छा कंपनी है सर। क्या इन्वेस्टमेंट अच्छा है कि नहीं अच्छा, दैट इज अनदर थिंग ऑल टुगेदर। नंबर्स नहीं आ रहे हैं सर। एबिटा मार्जिन इस बार 15% आया कंपेयर टू 16% क्वार्टर क्वार्टर और 23% वाई एन वाई। सो आप देख सकते हो सर केमिकल कंपनीज में किस तरीके से 23% से मार्जिन 15% हो चुका है सर। मगर ये छोटा फॉल नहीं है सर, पर अभी भी some of the stocks are trading at 80 times trailing price earning multiple, और हो सकता है 50 टाइम FY22 होगा, 40 टाइम FY23 होगा। सो वैल्यूएशंस कोई सस्ते नहीं है। अमृतांजन हेल्थ सर, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल क्योंकि हेल्थ लगा हुआ है इसलिए स्टॉक ले लो। मगर आप नंबर्स देखिए अमृतांजन के सर, मार्जिन 13% आया कंपेयर टू क्वार्टर क्वार्टर 26% और हाईएस्ट इसका जो गया था वो 31% गया था। सो आप ये भी देखिए लास्ट 4-5 क्वार्टर में जो 31% मार्जिन करता था वो कम हो गया, 13% मार्जिन आ गया और 36 टाइम पे ट्रेड करता है TTM EPS। तो कोई सस्ता स्टॉक नहीं है। और बोरोसिल में सर, आई नो एवरीवन इज एक्साइटेड कि वैक्सीनेशन में कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट एटलीस्ट लास्ट क्वार्टर में कुछ नहीं हुआ और नो फायरवर्क्स। मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन, सेल्स वर टोटली फ्लैट क्वार्टर क्वार्टर, सो नो फायरवर्क्स इन बोरोसिल। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम नतीजों का विश्लेषण। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, ये रिजल्ट एनालिसिस हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए पिक ऑफ द सीरीज का। आज हमारे एक्सपर्ट जून सीरीज की शुरुआत एक धमाकेदार पिक के साथ करने वाले हैं।
आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। शुरुआत बंसल जी और कुणाल जी दोनों एक साथ करें, क्योंकि आपका तो मुझे पता है लीक हो चुकी है आपकी पिक ऑफ द सीरीज। कल एसबीआई होगी, यही है। कौन करेंगे शुरुआत, कुणाल जी या राकेश जी? ओवर टू कुणाल जी। कुणाल जी, आप शुरुआत कीजिए। अनिल जी देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने कल रेकमेंड किया था। अनिल जी सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, दीपांशु को गुड मॉर्निंग। और अनिल जी देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चर्चा में और राकेश जी कल कर रहे थे और हमने कहा था कि भाई ये हमारी नेक्स्ट सीरीज की पिक होगी। बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट स्टेट बैंक पे आते हुए दिख रहा है। और अनिल जी कल भी इस तर्क को मैंने उजागर किया था कि अगर आप इसका एक्सपायरी टू एक्सपायरी चार्ट देखें तो कल जो ब्रेकआउट हुआ है वो पहली बार स्टॉक के इतिहास में हुआ है। तो ऐतिहासिक ब्रेकआउट कल के एक्सपायरी पर आता हुआ दिखा है। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि इसमें आपको एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा नहीं, अगर आप खोजेंगे भी चिराग लेके तो इससे बेहतर शेयर आपको नहीं मिलेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है मेरी और राकेश जी की पिक ऑफ द सीरीज। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और इस समय अगर बैंकिंग में कुछ लेना है, लेना क्या है, बैंकिंग को लेना है। और बैंकिंग में टॉप पिक है एसबीआई। और यहाँ पे सबसे बढ़िया कंजर्वेटिव होकर चलना है तो 400 के नीचे की क्लोजिंग आए तो निकल जाए। एक महीने के टारगेट बैठते हैं 520 से लेकर 535 और 1 ईयर का टारगेट बैठता है 800 प्लस का। तो एसबीआई है हमारा पिक ऑफ द सीरीज। चलिए, पिक ऑफ द सीरीज एसबीआई, बहुत ही बढ़िया। खुले नीले आकाश में बिल्कुल जिस तरह की नीली टी शर्ट है हमारे बंसल जी की, उसी तरह से स्टॉक तेजी से बढ़ने को तैयार है। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपका पिक ऑफ द सीरीज। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द सीरीज है पीईएल, पीरामल एंटरप्राइजेस। 1808 का बंद है। कल जिस तरह से एक मल्टी रेजिस्टेंस, मल्टी लेवल रेजिस्टेंस, 4-5 दिनों का, 4-5 हफ्तों का रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है। 1808 पे मैं कहूंगा मे भी 1800 तक नीचे में आता है तो बाय करें, या 1790 तक आता है तो भी बाय करें। मेरा स्टॉप लॉस 1760, 1760 या 1758 का होगा, 1760 के थोड़ा सा नीचे। मुझे लगता है पूरी सीरीज की बात करेंगे तो ये स्टॉक 2000 तक जा सकता है। तो मैं लगभग एक 8 से 10% की मूव ये सीरीज में देख रहा हूं। ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय पीरामल एंटरप्राइजेज में वागले साहब की तरफ से आती दिख रही है। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द सीरीज में बैंकिंग सेक्टर पे नजर रखें। मेरे को ऐसा लगता है बैंकिंग सेक्टर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो एक्सिस बैंक पे नजर रखें। एक्सिस बैंक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 740 750 के आसपास खरीदारी करें। 725 का इसमें नीचे में इमीडिएट सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस बनेगा। और ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 775 और वो लेवल भी टूटते हुए दिख रहे हैं और 800 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एक्सिस बैंक में खरीदारी करें 725 के स्टॉप लॉस से, 775 से 800 के टारगेट के लिए। ओके, 725 का स्टॉप लॉस लगाकर एक्सिस बैंक में करें खरीदारी। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका क्या इरादा है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा भारतीय एयरटेल को। बट जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है यहाँ पर रोल ओवर जो हुए वो काफ़ी हद तक शॉर्ट साइड पे हुए। तो मुझे लग रहा है जो वीकनेस नजर आई थी भारतीय एयरटेल में थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर मे सीरीज, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए। ओवरऑल अगर इसका सेटअप देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीकली चार्ट पे 520 का जो अहम सपोर्ट है, लगभग 12 हफ्तों तक इस पर्टिकुलर सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट दिया था। एंड जिस तरीके से वापस इसके नीचे अभी ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन नजर आ सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। वीकली आरएसआई अगर देखें तो लगभग 12 हफ्तों तक इसने 50 के नीचे स्विंग नहीं दिया था, बट कल के सत्र में इसने एक 50 के नीचे एक स्विंग रजिस्टर किया है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये ब्रेकडाउन के ही संकेत है। जिस तरीके से रोल ओवर्स हुए हैं 550 के आसपास, काफ़ी कॉन्फिडेंट कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है नीचे के लेवल्स अराउंड 480 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। सो बिकवाली करने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल इस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 480 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहां पर वापस ट्रेंड को असेस करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल। स्टॉप लॉस क्या रहेगा सचिन जी आपका? जी ओवरऑल अगर हम देखें तो 550 के आसपास का ही स्टॉप लॉस होगा।
क्योंकि वहीं पे जिस तरीके से अग्रेसिव राइटिंग है तो 555 के आसपास का स्टॉप लॉस अज्यूम करके रखना चाहिए। बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है लगभग अराउंड 480 के लेवल के आसपास आने के बाद पोजीशंस को रिव्यू करना चाहिए। हो सकता है कि काफ़ी बड़े टारगेट्स भी यहाँ पर ओपन हो सकते। ओके, ये है आपके लिए भारती एयरटेल। क्या बात है, शॉर्ट करने की राय भी मजेदार, ये इंटरेस्टिंग लगा। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। सब लोग नहीं है, कहीं कहीं शॉर्ट का भी मामला बनता हुआ दिखा है। शुभम जी भी हमारे साथ है। शुभम जी बताएं, गुड मॉर्निंग, आपका पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द सीरीज सर। मेरा पिक ऑफ द सीरीज रहेगा सीमेंस पे खरीदारी की राय रहेगी। और अगर हम स्टॉक को देखें तो पहले एक अच्छा रैली देखने को मिला और उसके बाद अभी पिछले 12-15 दिनों से इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास। और मुझे लगता है कि ये जो इसमें आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू करना चाहिए। और वही कैपिटल गुड में और भी जो पीयर कंपनीज है वहाँ पे भी एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि सीमेंस पे हमें जून सीरीज के लिए खरीदारी करना चाहिए। और 2250 तक का मुझे लगता है कि इसमें टारगेट आता हुआ दिख सकता है। और 1940 पे हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इस ट्रेड के लिए। तो इस सीरीज के लिए सीमेंस मेरा टॉपिक होगा। ओके, सीमेंस में करें खरीदारी, ये है राय आती हुई आपके लिए शुभम जी की तरफ से। आइए अब फोकस करते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर आज रहने वाला है भरपूर एक्शन, ढेर सारे नतीजे आए। और अच्छा, सिद्धार्थ जी भी आ चुके हैं। सिद्धार्थ जी को भी गुड मॉर्निंग भी कर लिया जाए और सिद्धार्थ जी से पूछ भी लेते हैं उनकी पिक ऑफ द सीरीज। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। आज जो पिक ऑफ द सीरीज है वो मजबूत शेयर है, सबसे ज्यादा मजबूत शेयर यही होगा इसके प्रोडक्ट के कारण। और ये स्टील कंपनी है टाटा स्टील। टाटा स्टील को खरीदना चाहिए। हमारा टारगेट हालांकि बहुत बड़ा है, 1 साल का पर्सपेक्टिव का है। 1437 का टारगेट है। जिस हिसाब से एनुअल डिलीवरी का जो नंबर्स दिखे हैं स्टील के वो मजबूत है। आयरन ओर के कैपेसिटीज बढ़ाने की जो काम कर रही है कंपनी 50 मिलियन टन, वो मजबूत है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा डेट रिडक्शन, कर्ज मुक्त किया है टाटा स्टील ने। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और आज की कल शाम की जो खबर है, चाइना में भी हॉट रोल कॉइल, स्टील रीबार सब 5% ऊपर है। साथ ही साथ जो बजट निकाला गया है यूएस द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पे स्पेंड करने का $6 ट्रिलियन का, तो बहुत बड़ा है। मुझे लगता है स्टील मजबूत रहेगा। 1437 का टारगेट। टाटा स्टील, इस पर करके चलें खरीदारी। 1437 का टारगेट, यहां से बड़ी रैली आ सकती है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट है आपके लिए, पर आज भी ट्रेड में मेटल्स एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं, तो नजर रहेगी मेटल पैक पर। कल भी हमने देखा सेकंड हाफ में अच्छी रिकवरी पूरे के पूरे मेटल स्पेस में आ रही थी। आइए कुछ और खबरों वाले शेयर्स पर नजर डालते हैं जो आज ट्रेड में रिएक्ट करेंगे। सत्य जी, मेट्रोपोलिस पर क्या कहेंगे? अच्छी रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक में, नतीजे तो दमदार आते हुए दिखे। मुनाफे में 4 गुना उछाल देखा है, मार्जिन में बढ़िया एक्सपेंशन था, आई में भी आपने 40% की बढ़त देखी है। राय क्या है मेट्रोपोलिस पर? दीपांशु, काफ़ी टाइट रेंज में यहाँ पर स्टॉक प्लेस्ड है। लगभग अराउंड 2380 के आसपास एक अच्छा सप्लाई मिलता है काउंटर को। नीचे 2250 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए वेट करना चाहिए और उसके बाद पोजीशंस डिप्लॉय करनी चाहिए। अगर किसी की एग्जिस्टिंग यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली उनके लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 2240 के आसपास का। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एक आइदर साइड वेव अनलॉक होनी चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में यहाँ से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट करना है। एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए वेट करें और उसके बाद अकॉर्डिंगली एक डायरेक्शन मोमेंटम में पार्टिसिपेट करें। ओके, तो नजर रखते हैं मेट्रोपोलिस पर आज अपने नतीजों पर रिएक्ट करेगा। गुडियर, इस पर राय दें आप। बंसल जी, कुछ समय पहले आपकी रिकमेंडेशन भी आई थी यहाँ से, आज नतीजों पर भी ये काउंटर रिएक्ट करने वाला है। नतीजे तो अच्छे रहे हैं गुडियर इंडिया के, चार्ट्स क्या कहती हैं? देखिए दीपांशु, एक तो आपकी मेमोरी कमाल की है, मतलब कि आपको याद है स्टॉक चला नहीं है, बट टेक्निकली सारी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सारी एवरेजेस मिक्स कर रही हैं। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना चाहिए और ये स्टॉक काफी तेजी से दौड़ लगाएगा। और जब दौड़ेगा तो 1200 प्लस के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो परफेक्ट स्टॉक है मोमेंटम के नजरिए से निवेश करने के लिए।
ओके, तो थोड़ा मोमेंटम का इंतजार है। अगर मोमेंटम आ गया इस काउंटर में तो फिर वहां से आप अच्छी तेजी बनते हुए देख सकते हैं। शुभम जी, जरा आप फिनिक्स मिल्स के चार्ट्स पर नजर डालिए। यहाँ पर ऑफकोर्स थोड़ी सुस्ती वाले नतीजे जरूर आते हुए दिखे हैं, बट मुनाफे में अच्छा उछाल रहा है। चार्ट्स क्या कहती हैं फिनिक्स मिल्स की? दीपांशु जी, फिनिक्स मिल में अगर देखें तो जनरली एक स्लो मूविंग स्टॉक है, तो इसमें थोड़ा सा पोजिशनल राय हमें लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर इस स्टॉक को 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अपसाइड कंटिन्यू होता हुआ हमें दिख सकता है और रफली 900 रुपये तक के यहाँ पे लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं। तो खरीदारी की राय होगी करंट लेवल पे, या थोड़ा बहुत अगर गिरावट होता है तो खरीदें। 700 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 900 तक का यहाँ पे टारगेट होगा। ओके, तो यह है आपके लिए फिनिक्स मिल्स। 4.5% नीचे कल क्लोज हुआ, नतीजे उतने दमदार नहीं थे पर मुनाफे में आपने बढ़त देखी है। सिद्धार्थ जी, आपका एक फेवरेट स्टॉक सुदर्शन केमिकल, इसके आने वाले हैं नतीजे। एक्सपेक्टेशन सारी केमिकल कंपनी से हाई रही हैं, डिलीवरी उतनी नहीं रही है इस तिमाही में एटलीस्ट, पर सुदर्शन केमिकल पर कोई राय सर? देखिए, मजबूत नतीजे रह सकते हैं दीपांशु, और पिगमेंट्स में रियलाइजेशंस भी बेहतर हुए हैं। छोटा सा अगर मैं उदाहरण दूं तो विनती ऑर्गेनिक्स के भी नतीजे अच्छे रहे थे क्योंकि ATBS के प्राइसेस ऊपर जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पिगमेंट और कोटिंग के प्राइसेस भी स्ट्रांग होंगे, तो सुदर्शन के नतीजे अच्छे आएंगे। इस पे अभी एक्टिव टारगेट्स कोई नहीं है, नतीजे आने के बाद ही रिवाइज करेंगे, तो उसका थोड़ा इंतजार रहेगा। बिल्कुल, थोड़े समय पहले जब सिद्धार्थ जी ने SVL मिड कैप में रिकमेंडेशन दी थी तो 650 के टारगेट्स दिए थे जो ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। अब देखते हैं नतीजों के बाद यहाँ पर कैसा मोमेंटम आते हुए दिखेगा। सुमित जी, सोलर इंडस्ट्रीज, जरा इस पर भी नजर डालिए। चार्ट्स क्या कह रही है? यहाँ पर भी नतीजों का आपको आज रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। देखो, स्टॉक का चार्ट्स बढ़िया है। स्टॉक पिछले 5-7 दिनों में लोअर लेवल से अच्छा बाउंस दिखा रहा है और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अब यहाँ से ऊपर का मूव और कंटिन्यू करेगा। जैसे स्टॉक के अंदर कल के हाई ब्रेक होंगे तो उसके बाद 1350 का हाई जब ब्रेक होगा तो उसके बाद और मोमेंटम बढ़ेगा और ऊपर में 1400 से 1425 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो नजर रखते हैं सोलर इंडस्ट्रीज पर। कुणाल जी, यूको बैंक पर अपनी राय दें। कल जब मार्केट्स क्लोज हो रहे थे जस्ट उसके बाद ही नतीजे आते हुए दिखे और थोड़ा निराश किया है। हालांकि NII में हमने बढ़त देखी है, बट ओवरऑल देखें तो उतने खास नतीजे नहीं रहे थे इनके। क्या राय देंगे सर यूको बैंक पे? देखिए दीपांशु, कभी निराशा के अलावा और कुछ मिला भी नहीं। जो यूको बैंक के शेयर धारक हैं उनको चार्ट पर केवल एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि एक सपोर्ट मुझे 12 रुपए के आसपास नजर आता है और हो सकता है कि इसमें कुछ गिरावट आए, 12 रुपए के आसपास ये कुछ रुक जाए और फिर काफी वक्त उन्हीं लेवल्स के आसपास बिताने लगे। लेकिन कोई खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास है मुझे लगता है स्विच करना चाहिए। और जैसा हम अभी कह रहे थे कि सरकारी बैंक में अगर आपको रहना है तो स्टेट बैंक में स्विच कर लेना ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। बिल्कुल, SBI तो पिक ऑफ द सीरीज भी है। राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से पिक ऑफ द ईयर के हिसाब से या एक बड़े टारगेट एक साल के हिसाब से भी आप यहाँ पर रख सकते हैं इस काउंटर में, और CLSA ने भी वहाँ पर भरोसा जताया है। HEG, सचिन जी इस पर राय दें। यहाँ पर भी हम नतीजों का रिएक्शन देखेंगे और नतीजे तो अच्छे ही रहे थे HEG के, थोड़े मिले जुले एक्चुअली कह सकते हैं, बट क्या राय देंगे चार्ट्स पर सर? एक अच्छा पुल बैक नजर आ रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 2210 जब तक मेंटेन्ड है, मुझे लग रहा है बुलिश सीक्वेंस कंटिन्यू रहनी चाहिए। ओवरऑल 2650 ये पर्टिकुलर लेवल के आसपास स्विंग होने की एक्सपेक्टेशन होगी, सो डेफिनेटली खरीदारी करने के मौके ढूंढे। 2210 का होगा स्टॉप लॉस एंड 2650 के आसपास एक रिवीजन होगा। ओके, तो ये है आपके लिए HEG पर नजर। कल एकदम फ्लैट क्लोज हुआ है, वैसे एक हाई बीटा स्टॉक है ये। नवनीत एजुकेशन, इस पर थोड़े दिन पहले सेठी साहब ने भी खरीदारी की राय दी थी। वागले साहब, कैश स्पेस से है, थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। एक्सपेक्टेशन हाई थी, एक बायबैक का भी अनाउंस किया है इन्होंने 100 रुपए के भाव पर, यानी कि करंट क्लोजिंग से लगभग 14% का प्रीमियम। चार्ट्स में कोई स्ट्रेंथ दिखती है सर? ये स्टॉक पिछले कई हफ्तों से 100 बार टेस्ट करे जा रहा है, 95 to 100, और वहां से वापस इट कम्स बैक टू 70। 70 से 100 ये रेंज है। चार्ट में बिल्कुल स्ट्रेंथ दिखती है। ये जो वीकली पैटर्न आज बनेगा या बन रहा है, इसमें वॉल्यूम्स है, तो जैसे ये लेना है तो 100 के पार निकलने के बाद लेना चाहिए। मुझे लगता है 120-130 की रैली 2 से 3 दिन में आ सकती है।
ओके, तो ये है आपके लिए नवनीत एजुकेशन पर आए। देखते हैं किस तरह का मूवमेंट काउंटर पर आते हुए दिखेगा। शुभम जी, एक और कैश स्टॉक आपके लिए आईआरबी इंफ्रा, यहां पर नतीजे अच्छे रहे, हालांकि मुनाफे ने थोड़ा निराश किया है, पर ऑपरेशनल नंबर्स अच्छे रहे। आईआरबी इंफ्रा की चार्ट पर कोई राय सर? दीपांशु जी, आईआरबी इंफ्रा अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। इवन तो मुझे लगता है कि 120 125 जा सकता है, लेकिन बिकॉज इसका ओवरऑल ट्रेंड उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि स्टॉक में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो मेरा आईआरबी पे अवॉइड की राय होगी। ओके, तो आईआरबी पर फिलहाल अवॉइड की ही राय है शुभम जी की तरफ से। गुजरात पीपावाव, यहां पर बंसल जी राय दें, यहां पर चार्ट्स का भी रिएक्शन आने वाला है। आपने कुछ समय पहले बात करी थी, अनिल जी ने भी कुछ समय पहले 2000 में रेकमेंड किया था और नतीजे भी अच्छे हैं। गुजरात पीपावाव पर राय सर? देखिए दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है और यहाँ पर देखें तो मुझे लगता है कि वर्स्ट इस स्टॉक का ओवर है। अमूमन क्या हुआ, जितनी बार इसमें ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट फेल होता है, बट टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है। और ये स्टॉक अब जब ये 111 112 के लेवल्स तोड़ेगा तब एक काफी बड़ा मूव टुवर्ड्स 125 130 तक देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने भी अनिल जी को हमको सुन के लिया हुआ है, होल्ड करें। 102 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और होल्ड करना चाहिए और वेट करें 112 के स्तरों की टूटने की। तो ये है आपके लिए गुजरात पीपावाव। देखते हैं मोमेंटम पकड़ता है कि नहीं काउंटर। कल तो डेज हाई के करीब बंद हुआ था, आज किस तरह का एक्शन रहेगा। एक्शन और काफी सारे स्टॉक्स पर होने वाला है नतीजों के बाद, और साथ ही नई सीरीज की शुरुआत है, तो ढेरों और सेक्टर्स फोकस में आएंगे।